बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 41 को कंप्लीट करेंगे। बेटा, ये आपके चैप्टर संस्थाओं के कामकाज से ली गई है और इस वर्कशीट में हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। बेटा, जो भी संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित होता है, पास होता है, या फिर जो भी कानून हम बनाना होता है, बन जाता है, उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। और जो भी सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको कार्य रूप करने का, उनको लागू करने की जो संस्था है उसको ही हम कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका के बेटा दो भाग होते हैं। एक होती है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है बच्चों, इसका निर्वाचन जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है और एक खास अवधि के लिए। जैसे हमारे जो चुनाव होते हैं बच्चों, वो 5 साल के लिए इनको चुना जाता है। तो हमारे जैसे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये सब हमारे राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जैसे अवधि 5 साल में हर बार चुनाव होते हैं, तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के साथ साथ जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके बदलने की संभावना रहती है और वो बदल भी सकती है। अगर दोबारा से चुन के वही पार्टी आ जाती है तो फिर वो वाले मंत्री उसी पद पे रह जाते हैं। लेकिन जो ये इनका चुनाव जो है, निर्वाचन जो है, जनता के द्वारा होता है और एक खास अवधि के लिए, लिमिटेड अवधि के लिए इनका चुनाव होता है। अब स्थायी कार्यपालिका जो है ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो लंबे समय के लिए होते हैं और इनको स्थायी कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो इनको हम क्या क्या कहते हैं बेटा? स्थायी कार्यपालक कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह। जो हमारे IAS IPS जो होते हैं बेटा, वो हमारे स्थायी कार्यपालिका के भाग होते हैं। उनको ही हम स्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और इनकी जो अवधि होती है वो ना तो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, उनका चुनाव नहीं होता और वो एक खास पैटर्न से नियुक्त किए जाते हैं और वो एक लंबी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और साथ ही जो चुनाव होते हैं उनके साथ साथ जो स्थायी पालिका है, वो स्थायी कार्यपालिका वो नहीं बदलती। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव के बाद बदल जाती है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका वैसे ही रहती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। जो देश में प्रधानमंत्री है, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब जो भी पार्टी बहुमत से जीतती है, जो पार्टी बहुमत से प्राप्त करती है, उस पार्टी के नेता को या फिर गठबंधन वाली पार्टी, बच्चों देखो जो हमें बहुमत प्राप्त करना होता है वो आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त करने होते हैं। अब मान लो हमारे पास मतलब 100 सीटें थी, 100 वोट है। अब उसमें से जो है 51 सीटें अगर किसी पार्टी को मिल गई तो इसका मतलब उसने बहुमत प्राप्त कर लिया। अब मान लेते हैं कि 51 सीटें नहीं मिल पाई, नहीं जीत पाए और 40 सीट जैसे एक पार्टी ने जीत ली, एक ने 20 जीत ली, एक ने 30 जीत ली, इस तरह से। अब देखो 51 तो कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसे में क्या करेंगे? 2 पार्टियां मिलकर, गठबंधन की सरकार, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर, अब ये 40 और ये जो 30 जिनको मिली हैं, इनको मिलाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 60, जो कि 70, जो कि हमारे 51 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये गठबंधन की सरकार हो जाएगी, बहुमत यहाँ इनको प्राप्त हो जाएगा, तो ये गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ऐसे में या तो जो भी बहुमत प्राप्त जिस पार्टी ने कर लिया उसका नेता, या फिर जो गठबंधन वाली पार्टी है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, बशर्ते वो संसद के सदस्य हों। एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि वो संसद के सदस्य होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री हो गए, कानून मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, इस तरह के जो भी हमारे मंत्री होते हैं उनके प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको नियुक्त किया जाता है और संसद का सदस्य होना उनका ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है जब उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो फिर उसका जो मंत्री बनता है, उसके बनने के 6 महीने के अंदर अंदर
उस मंत्री को किसी भी संसद के सदन का सदस्य चुना जाना ज़रूरी होता है। तो उसको सदस्यता प्राप्त करनी होती है संसद के सदन की। दोनों में से कोई भी संसद का सदस्य वो बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का, लेकिन 6 महीने का समय है। अगर 6 महीने में नहीं बन सकता तो फिर वो उसकी जो सदस्यता है वो कैंसिल हो जाएगी, मंत्री पद उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा कैबिनेट मंत्री। अब जो हम मंत्रियों के जो चुनाव होते हैं उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो तो जो होते हैं सत्ताधारी पार्टी, मतलब जिनकी सरकार बनी है गठबंधन की या फिर जो सरकार जिसकी बनी है, उन पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो ज़्यादा एज वाले होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो नेता कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और ये मुख्य जो मंत्रालय होते हैं उनके प्रभारी होते हैं ये कैबिनेट मंत्री। दूसरे हमारे स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, छोटे मंत्रालय होते हैं इनके पास, और विशेष रूप से कैबिनेट के द्वारा जो भी मीटिंग बुलाई जाती है ये उन बैठकों में भाग लेते हैं, उन मीटिंगों में भाग लेते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों की, कि प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। अब प्रधानमंत्री जो होता है हमारी सरकार का प्रमुख माना जाता है, मेन हेड होते हैं वो सरकार के, तो इस नाते उनके पास जो है बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करते हैं, और विभिन्न विभागों के आपसी विवादों के में निर्णायक भूमिका निभाना। जो प्रधानमंत्री हैं, अब अगर विभागों में कोई आपसी विवाद हो जाते हैं, जो अपनी सहमति नहीं बन पाती है किसी तरह से, तो उसमें जो है निर्णायक की भूमिका भी प्रधानमंत्री की होती है। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना। अब प्रधानमंत्री जो है विभागों के जो काम होते हैं उन पे भी सामान्य निगरानी रखते हैं कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम किए जा रहे हैं, इन सब पर ध्यान प्रधानमंत्री रखते हैं। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। अब मंत्रियों का जो चुनाव है वो तो करते हैं, उनको मंत्रालय तो बांटते हैं, लेकिन अब मंत्रियों को काम का भी वितरण प्रधानमंत्री द्वारा कराया जाता है कि कौन सा मंत्री कौन से मंत्रालय का काम करेगा और क्या काम करेगा। उसके बाद कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, और जो कैबिनेट है उसमें सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री के द्वारा ही, उनके सलाह पर ही मंत्रिमंडल का चुनाव होता है। तो जो प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं, अगर इस्तीफा देते हैं, तो पूरा जो मंत्रिमंडल है उनको भी उनके साथ साथ इस्तीफा देना पड़ता है। जो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और विभिन्न गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। अगर गठबंधन के सरकार के प्रधानमंत्री हैं तो उनको विभिन्न समूहों और गुटों के जो है उनके राय लेकर ही निर्णय लेना पड़ेगा। अगर मान लो बहुमत से प्राप्त पार्टी का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बने तो वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनी है तो उनको दूसरे जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, उनकी भी राय लेकर तब निर्णय लेना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, हमारे मतलब देश के, पूरे देश के अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रपति का चयन सीधा जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का चयन जो हम जनता नहीं करती है, उनके लिए वोटिंग जनता नहीं करती है। संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अब जो राष्ट्रपति हैं वो देश के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास नाम मात्र के अधिकार होते हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, राष्ट्रपति जो है सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों पर निगरानी रखते हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रपति की जो है कानून और सरकार के जो भी मुख्य नीतिगत फैसले होते हैं उनमें मुख्य भूमिका होती है। इसी प्रकार प्रमुख जो भी नियुक्तियां होती हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, जो भी हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना,
राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति करना, चुनाव आयुक्त आदि, इन सब की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। जो रक्षा बल हैं भारत के, उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। जो भी हमारे तीनों रक्षा बल हैं उनके सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं होते हैं राष्ट्रपति। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। और जो भी कोई भी विधेयक है, जो भी कानून बनाने के लिए पास किया जाता है विधेयक, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बन सकता है। उसके बिना वो कानून का रूप नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है? इसका आंसर है बच्चों, सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है और स्थायी कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता। सेकंड, यह एक खास अवधि के लिए चुनी जाती है और स्थायी कार्यपालिका यह लंबी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री आते हैं और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत IAS, IPS आदि कार्य करते हैं। फोर्थ, चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है और जबकि स्थायी कार्यपालिका में चुनाव के बाद बदलाव नहीं होता, ये लंबी अवधि के लिए काम करती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। इसका आंसर है बच्चों, हमारे देश में प्रधानमंत्री को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। सेकंड, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना। थर्ड, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना। फोर्थ, सभी मंत्रियों को काम तथा मंत्रालय का वितरण करना। फिफ्थ, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार व राष्ट्रपति को सलाह। सिक्स, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम की राष्ट्रपति को सिफारिश करना। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। इसका आंसर है बच्चों, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका का महत्व निम्न है। पहला, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। सेकंड, देश के सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड, राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और फोर्थ, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।